मिनी मोटरसाइकिल गोल्डन मंकी। गोरखपुर नाम के गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक नंबर का चालबाज था। वो लोगों को ठगने के लिए नित नए आइडिया सोचता था। एक दिन वो सड़क पर जा रहा था कि एक मदारी को बंदर का खेल दिखाते हुए देखा। चल राजा, रस्सी पर चलो। तब वो बंदर रस्सी पर चलने लगा, एक छल्ला पकड़कर। चल राजा, इसके अंदर से कूदो कूदो। तो वो बंदर कूद गया। उसके बाद एक साइकिल लेकर आया और कहा, चल राजा, साइकिल चला। चला साइकिल। तो बंदर साइकिल चलाने लगा। उसके बाद मदारी बंदर को अपने साथ लेकर लोगों के पास जाकर पैसे लेने लगा। ठीक उसी समय मुन्ना उसके पास गया और बंदर को उठाकर वहां से ले गया। उस बंदर को ले जाते जाते, इस बंदर से करोड़ों रुपए कमाने होंगे, इसे कोई करतब सिखाना होगा, यूं सोचकर उस बंदर को सुनहरा रंग चढ़ा दिया। उसे उस गांव के सबसे बड़े व्यापारी रतनलाल के पास ले गया। रतनलाल का शरीर सोने के आभूषण जैसे चेन, कड़े, अंगूठी से भरा हुआ था। उसके पास जाकर मुन्ना, रतनलाल सेठ जी, ये कोई साधारण बंदर नहीं है, हिमालय में पलने वाला बंदर है। ये साधारण लोगों को नहीं मिलता है। इसे पकड़ना ही साहस भरा काम है। आप तो जानते ही हैं कि मुन्ना साहस का दूसरा नाम है। जान को जोखिम में डालकर हिमालय से इस बंदर को लाया हूं। इस बंदर की क्या खासियत है? इसका रंग तो देखिए, सुनहरा है। कहते ही बंदर सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देने लगा। ये देखकर रतनलाल, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बंदर सुनहरे रंग में खूब चमक रहा है। ऐसे बंदर को मैंने कभी नहीं देखा। सेठ जी, इसकी एक और खासियत है, जानते हैं वो क्या? ये हर पूर्णमासी को 1 किलो सोना हकता है। 1 किलो सोना? अरे ये तो हैरानी की बात है। हाँ सेठ जी, पर ये बंदर मेरे जैसे आम आदमी के पास रहे तो मेरे जान को खतरा है। मैंने सोचा आप जैसे धनवान के पास रहेगा तो ही ठीक है, इसीलिए आपके पास लाया हूँ। वैसे भी आप हर रोज पूजा करते रहते हैं और बहुत श्रद्धा और भक्ति में विश्वास करते हैं। ये आपके पास रहना ही ठीक होगा, क्योंकि मैं वो सब विधि नहीं जानता ना, इसलिए सोचता हूँ कि आपको बेच दूं। कितने में बेचोगे? आप तो जानते ही हैं सेठ जी, अब मुझे 10 लाख दे दीजिए बस। हर पूर्णमासी को 1 किलो सोना मिलना तो निश्चित है ही, उसमें आधा किलो आप रख लीजिए और आधा किलो मेरा। अरे मुन्ना, ये कैसे हो सकता है? मैं इसे पालूंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा, तो मेरा हिस्सा बड़ा होना चाहिए ना। हाँ ठीक है सेठ जी, तो तय है कि 3/4 हिस्सा आपका और 1/4 हिस्सा मेरा। क्यों, ठीक है ना? रतनलाल उसके लिए भी नहीं माना। वैसे भी सेठ लालची था। अपने हाथ की अंगूठी दिखाते हुए, ये देखो, ऐसी अंगूठी हर पूर्णमासी को मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप बड़े आदमी हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे ही सही। मैं हर पूर्णमासी को आकर एक एक अंगूठी क्यों ले जाऊं? एक काम करते हैं, आप अपने शरीर पर लादे हुए सारे गहने मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तब रतनलाल ने मन में, वाह अच्छा फंसा है, यूं सोचकर, ठीक है ले लो, अब तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा, यूं कहकर अपने शरीर का सारा सोना उतारकर उसे दिया। 10 लाख रुपए भी दिए। वो ले जाते हुए मुन्ना, हाँ सेठ जी, एक बात तो मैं आपको कहना भूल ही गया। इसे हर पूर्णमासी को 1 किलो सोना देना हो तो आपको इसे मिनी बाइक में हर रोज सुबह शाम घुमाना होगा। तीनों टाइम इसे काजू खिलाना होगा। किसी भी कारण इसमें चूक नहीं होना चाहिए। यूं ही सही, यूं सोचकर रतनलाल एक मिनी बाइक मंगवाया और उसे हर रोज घुमाने लगा। उसे हर रोज काजू खिलाने लगा। उस मिनी बाइक को देखकर रतनलाल का बेटा छोटूलाल, पिताजी एक बार मुझे वो बाइक देना, मैं भी खेलूंगा। बेटे को छोड़कर बंदर को मिनी बाइक में घुमा रहे कहकर सब गांव मजाक उड़ा रहा है। वैसा क्या वो बंदर आपके लिए मुझसे बढ़कर है क्या? अरे मेरे लाल, मेरे इस बर्ताव के पीछे एक राज है। वो क्या है पिताजी? बेटा, ये सोने का बंदर है। ये हर पूर्णमासी को 1 किलो सोना हकता है। क्या है पिताजी? बंदर सोना कैसा हगेगा? आपको किसने ठगा है? अरे बेटे,
मुझे कोई नहीं ठग सकता। तब छोटू लाल एक पाइप लेकर आया और आप देखिए पिताजी, कहकर बंदर पर पानी छिड़कने लगा। उस बंदर का सुनहरा रंग धुल गया और वो साधारण बंदर में बदल गया। ये देखकर रतनलाल ने सिर पीट कर बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। पुलिस कंप्लेंट देने छोटू लाल और रतनलाल दोनों घर से निकले। रास्ते में उन्हें मुन्ना दिखाई दिया। वो एक बंदर को सुनहरा रंग लगाकर किसी और को ठगने जा रहा था। छोटू लाल और रतनलाल ने पीछे से जाकर उसे दबोचा और फिर उसे खूब मारा और फिर पुलिस के हवाले किया। विलेज रनिंग रेस। एक गांव में अप्पू और पप्पू नाम के जुड़वे रहते थे। दोनों की नीयत खोटी थी। क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते थे तो वो लोगों को कई तरह से धोखा देते रहते थे। वे दोनों कभी भी एक जगह साथ साथ नहीं रहते थे। एक बार वे दोनों एक गांव में अलग अलग जगह से प्रवेश हुए। वहां एक व्यक्ति ऑटो में घोषणा करते हुए जा रहा था। सुनो 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 गांव वालों, ध्यान से सुनो। हर साल की तरह इस साल भी अपने गांव में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जिसकी इच्छा हो वो आकर इसमें भाग ले सकता है। सुनो 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 कहकर ऐलान कर रहा था। तब अप्पू ने पप्पू को फोन किया और क्यों, सुना कि क्या ऐलान हो रहा है? अपने लिए यही सही मौका है पैसे कमाने का। पर रनिंग रेस और अपने धंधे का क्या संबंध है? तुम जरा खुलकर समझाओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तब अप्पू ने अपना सारा प्लान पप्पू को समझाया। अरे वाकई तुम दिमाग वाले हो। इस प्लान में हमें वो 1 लाख रुपए मिलना निश्चित है। उस गांव में हर साल प्रतियोगिता में जीवन नाम का एक व्यक्ति ही जीतता रहता था। जीवन अपने पत्नी से, ज्योति इस साल मुझे नहीं लगता कि मैं जीतूंगा क्योंकि उम्र ढल रही है ना, पर अपने कर्ज चुकाना हो तो 1 लाख रुपए जीतना ही होगा। हे भगवान, किसी तरह मुझे इस प्रतियोगिता में विजयी बना दो। मैं आज से ही साधना शुरू करता हूँ। यूं उसका बेटा टिंकू के देखते देखते वो दौड़ना, वर्जिश करना वगैरह करता रहता था। प्रतियोगिता वाले दिन सब एक लाइन में खड़े थे। जज ने आकर हर एक से उसका विवरण पूछकर एक नोटबुक में लिखने लगा। बाद में झंडा हिलाते ही प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। सब तेजी से दौड़ने लगे, पर अप्पू उनके पीछे पीछे धीरे से भागने लगा। थोड़ी दूर सबके आगे निकलते ही वो चुपके से एक गली में चला गया। जीवन बहुत तेज दौड़ने लगा। फिनिशिंग लाइन के पास पप्पू एक गली से निकलकर प्रतियोगियों के आगे निकलकर तेजी से दौड़ने लगा। यूं सबसे आगे आकर वो लाइन को पार कर गया। लोगों ने खुश होकर ताली बजाई। उसे इनाम नहीं मिला तो जीवन बहुत निराश हुआ। टिंकू भी बहुत दुखी हुआ। जज ने पप्पू को 1 लाख रुपए दिए। तब लोगों ने ताली बजाई। घर पर ज्योति से जीवन, मुझे माफ करो ज्योति, मैं जीत नहीं पाया। अरे टिंकू, अब तुम्हारे स्कूल फीस और बुक्स के लिए पैसे कहां से लाऊं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा स्कूल छुड़ाने के अलावा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये सुनकर टिंकू बहुत दुखी हुआ। अगले दिन कहीं बाहर जा रहा था टिंकू, तो एक पेड़ के नीचे अप्पू और पप्पू को बात करते हुए देखा। तो उन्हें देखकर टिंकू हैरान हो गया। उनकी बातों को छिपकर सुनने लगा। अरे मूर्ख, कितनी बार कहा है कि यूं डायरेक्टली आकर ना मिलो। जो भी हो फोन पर ही बात किया करो। किसी ने हमें देख लिया तो बस सबको पता चल जाएगा कि हम जुड़वे हैं और हम लोगों को ठगते हैं। वैसे तुम्हें चाहिए क्या? अरे तेरा फोन नहीं लग रहा था इसीलिए यहाँ आया। अभी परसों पड़ोसी गांव में दौड़ प्रतियोगिता है, वहाँ 2 लाख रुपए इनाम है। चलो उस गांव में जाकर उन्हें ठग कर पैसे कमाते हैं। ये बात सुनकर टिंकू को उनका छल समझ में आ गया। घर आकर ये बात अपने पिताजी से बताया। 2 दिन बाद रनिंग रेस के लिए सब लाइन में खड़े थे। झंडा हिलाते ही सब दौड़ने लगे। सब बहुत आराम से दौड़ रहे थे। तब अप्पू चिढ़कर कहने लगा, अरे तेज दौड़ो भाई, बारात में जा रहे हो क्या? इतने धीरे धीरे दौड़ रहे हो, चलो दौड़ो दौड़ो कहकर चिल्लाने लगा। अरे हम जैसे मर्जी दौड़े, तुम्हें क्या? तुम चाहो तो तेज दौड़ो, हम पैदल जाएंगे तो तुम्हें क्या? कहकर सब पैदल चलने लगे। ए दिमाग खराब है क्या? इसे क्या समझा है, रनिंग रेस या वॉकिंग रेस? क्यों रे कमीने, हम दौड़ेंगे तो तुम गली में चले जाओगे, वहां तुम्हारे जैसा एक और है ना
वो आगे दौड़कर जीत जाएगा। यही प्लान है ना तुम लोगों का? वहां गली में झांक रहे पप्पू के पीछे 2 पुलिस वाले खड़े हो गए। पप्पू ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा तो वो दंग रह गया। क्यों बच्चों, शौक लगा है क्या? तुम्हारे जोड़ीदार के साथ पुलिस वालों ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है। वो अब तक उसे भी पकड़ चुके होंगे। चलो चलो, दोनों को बिरयानी खिलाते हैं। यूं सब ने मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई की। बाद में उस 1 लाख रुपए का इनाम ईमानदारी से जीतने वाले जीवन को सौंपा। तब जीवन और टिंकू बहुत खुश हुए। अप्पू और पप्पू जेल चले गए।